नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। सीएम ने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि प्रधानमंत्री जी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं और इस उम्र में 18 घंटे तक निरंतर काम करना वाकई में अद्भुत है। अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने 20 राष्ट्र अध्यक्षों से भेंट की है और 40 से ज्यादा मीटिंग की। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने उनका पैर छूकर स्वागत किया। वाकई में ये अद्भुत है, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दुनिया की चिंता करने का परिणाम है कि इस स्तर का सम्मान मिल रहा है। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं। एक तो इस उम्र में 70 पार 18 घंटे निरंतर काम करना, कई राष्ट्राध्यक्षों से भेंट, 20 राष्ट्राध्यक्षों से भेंट, 40 से ज्यादा मीटिंग की। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आनंद हम सबको तब आता है जब हमारे प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में पहुंचे तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री झुककर उनके चरण पैर छूते हैं। सचमुच में यह अद्भुत, यह अभूतपूर्व है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दुनिया की चिंता जैसी वो करते हैं, उसी का परिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के आज पैर छुए जाते हैं। बुरहानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़क गए और नेता को मंच से उतरने के लिए कहा। दरअसल कांग्रेस के मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी, इंदिरा कॉलोनी के ऑडिटोरियम में हो रही थी। तभी ग्रामीण कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष और पार्षद अबरार मंच पर पहुंच गए, जिस पर दिग्विजय सिंह ने उनसे मंच से जाने को कहा और इस पर अबरार ने कहा कि क्या आपको अल्पसंख्यकों की जरूरत नहीं है। अबरार के ऐसा कहते ही दिग्विजय सिंह भड़क गए और जाने के लिए कह दिया। कानपुर शहर के अंदर बहुसंख्यक के बाद में अल्पसंख्यकों की गिनती होती है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। मंच के ऊपर जब मंच लगाया 1,60,000 अल्पसंख्यकों को नगर निगम के अंदर भी और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं। उसके बाद में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष के लिए वहां अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। पीसीसी चीफ कमलनाथ गुरुवार को परसवाड़ा विधानसभा के लामता पहुंचे और यहां कमलनाथ ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर जानकारी साझा की। जनसभा को संबोधन में कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में 5 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सरकार बनते ही किसानों को समर्थन मूल्य पर रबी की धान का उचित दाम दिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश से ज्यादा पड़ोस के महाराष्ट्र में किसानों की धान की अधिक मूल्य है। किसानों की आय उसकी फसलों पर निर्भर होती है। फसल के अच्छे दाम मिलेंगे तो आर्थिक स्तर सुधरेगा। चिंता मत करिएगा किसान भाइयों, 5 महीने में कांग्रेस की सरकार आएगी और जो धान का भाव है आपको समर्थन मूल्य में मिलेगा। ये आज हमारा बालाघाट जिला एक कृषि जिला है। किसान के जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान गांव में चलती है। किसानों के जेब में पैसा होता है, उसमें खरीदने की ताकत होती है, तो ये हमारा बालाघाट का बाजार चलता है।
देश भर में बागेश्वर सरकार के नाम से चर्चित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। पर्चा लिखकर रहस्यमय तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले शास्त्री के भक्त भी लाखों में हैं, जिसके चलते उनको वाय श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। धीरेन्द्र कृष्ण कई बार अपनी जान को खतरा होने की बात को जाहिर कर चुके हैं। फिलहाल सुरक्षा मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चर्चा का बाजार एक बार फिर गर्म हो चला है। देखिए इस रिपोर्ट में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्तों और चाहने वालों की संख्या दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो रही है। भक्त उनसे किसी भी कीमत पर मिलना और उन्हें सुनना चाहते हैं, जिसके चलते भक्त बेकाबू भी हो जाते हैं। हाल ही में बाहर में हुई उनकी कथा के दौरान बेशुमार लोग जुट गए थे। आलम तो यह था कि बहुत से भक्त पटना एयरपोर्ट के रनवे पर बाबा के चार्टर प्लेन तक पहुंच गए थे। इसके बाद से ही उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी। तो पिछले दिनों उनके चचेरे भाई के फोन पर उनके लिए धमकी भरा कॉल भी आया था। उनकी प्रसिद्धि के पैराग्राफ को देखते हुए अब केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस पर एमपी के गृह मंत्री का कुछ यह कहना है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग महाराज जी, बागेश्वर जी महाराज के प्रवचन में आते हैं, हमारी दायित्व है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना। जिस तरह से बिहार का भी हमने वातावरण देखा और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने वाई कैटेगरी की गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा मिलने के बाद उनके मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर के बाहर अब पुलिस के साथ निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। हालांकि घर के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। पंडित धीरेन्द्र भले ही अब इस घर में ना रहते हों, लेकिन यह घर अब श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बागेश्वर धाम आने वाले लोग घर पर शीश नवाकर टेक कर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब बागेश्वर धाम के इस युवा संत को मिली सुरक्षा के बारे में लोगों की राय भी अलग अलग है। कोई इसे उनकी नेताओं से बढ़ी नजदीकियों से जुड़कर दिख रहा है, तो कोई उनकी जान के खतरे को होना वाजिब बता रहा है। इस पर विपक्षी भी चुप नहीं है। उनकी सुने तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे साधु संतों को सुरक्षा प्रदान की थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी भी थी और ज्यादातर साधु संतों ने कांग्रेस का साथ दिया था। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अब आपको बता दें कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या है और किस प्रकार से यह विशिष्ट लोगों को मिलती है। सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से विशिष्ट लोगों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा घेरे में 1 या 2 कमांडो समेत 8 पुलिस के जवान होते हैं। ये जवान सीआरपीएफ के होते हैं। वहीं जिन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, उनके साथ ही इन जवानों का घेरा रहता है। साथ ही 2 पीएसओ दिए जाते हैं। ये सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। गृह विभाग की तरफ से ऐसी सुरक्षा लोगों को दी जाती रही है। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव जितेंद्र पटवारी गुरुवार को सतना पहुंचे। संगठनात्मक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। जीतू पटवारी ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कर्नाटक में जिन 22 विधायकों ने दल बदल किया था, खरीद फरोख्त में अपनी हिस्सेदारी बनाई थी, उनमें से 80% विधायकों को जनता ने घर पहुंचा दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने राहुल गांधी के संदेश को आत्मसात किया है। कर्नाटक की तरह अब माहौल मध्य प्रदेश में भी है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रदेश की सत्ता में सबसे बड़ा अधिकारी विंध्य का होगा। कुछ समय पहले कर्नाटक का इलेक्शन हुआ। कर्नाटक के इलेक्शन में जिन 22 विधायकों ने दल बदल किया था, खरीद फरोख्त में अपने आप को हिस्सेदार बनाया था, वो लगभग विधायक 80% घर पहुंच गए। जनता ने उनकी घर पहुंच सेवा की। अद्भुत धन का, बाहुबल का, सत्ता का और राजनीतिक दुर्भावना का उपयोग किया गया कर्नाटक में केंद्र सरकार द्वारा। उसके बावजूद भी देश ने राहुल गांधी जी के उस मंत्र को आत्मसात किया।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर संभाग के बीजेपी के नेता टिकट की जुगाड़ में दिल्ली और भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस ग्वालियर संभाग पर है। कांग्रेस के नेता मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ चल रहा है ग्वालियर के सियासी रण में, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में मिली जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर संभाग के चुनिंदा गद्दारों ने कांग्रेस की सरकार को गिराया था। अब वक्त है उन गद्दारों से बदला लेने का। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ग्वालियर अंचल का दौरा किया और मंडलम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, ग्वालियर प्रभारी अजय सिंह, राहुल भैया के दौरे ग्वालियर संभाग में हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार कांग्रेस की आंधी है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, कहीं ना कहीं आपने देखा कि कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसमें हमारी जो सीटें आई हैं, उन सीटों के बाद में प्रदेश में पूरी जो है हमारी लॉबी, जो कांग्रेस की लॉबी है और जनता के बीच एक नई ऊर्जा का विकास हुआ है। इसको देखते हुए आज हमारी कांग्रेस तो ये मान के चल रही है कि अगर आज चुनाव कराना है तो आज कराइए। हम तो पूर्ण रूप से फील्ड में तैयारी में लगे हुए हैं। और माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अजय भैया, अभी सभी के दौरे हमारे ग्वालियर में हुए और एआईसीसी से प्रभारी हमारे शिव भाटिया जी, मतलब पूर्ण रूप से कांग्रेस मैदान में है और तैयारी में है। देखो, बीजेपी में भगदड़ मच गई और बीजेपी में अब स्थिति ये है कि जिस प्रकार नाव में जब पानी भरने लगता है तो नाव से कूद कूद के लोग भागते हैं, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी हो रही। डूबता हुआ जहाज है भारतीय जनता पार्टी और इसमें से अब भगदड़ मच गई है, लोग कूद कूद के भाग रहे हैं। इधर बीजेपी चुनाव से पहले पार्टी में मची भगदड़ और अंतर कलह से जूझ रही है। ग्वालियर संभाग में सिर्फ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन मूल बीजेपी और उसके नेता गायब है। बीजेपी नेताओं का अपना तर्क है। उनका कहना है कि कांग्रेसी चुनाव में सक्रिय होते हैं, जबकि बीजेपी पूरे 5 साल जनता के बीच रहती है। देखिए, कांग्रेस तो क्या है, जब चुनाव आते हैं ना तब सक्रियता दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ में रहते हैं। कार्यकर्ता लगातार प्रवास करते हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे बूथ विस्तारक योजना नंबर 1 हो, बूथ विस्तारक योजना नंबर 2 हो, चाहे बूथ विजय संकल्प अभियान हो, ये भी हमारे चल रहे हैं। और अभी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान हमारा चलने वाला है, जिसमें लोकसभा के क्लस्टर बनाए गए हैं। बड़े बड़े नेता प्रवास करेंगे, घर घर जाने का अभियान है। कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने ग्वालियर में ताकत झोंक रखी है, वही बीजेपी सिंधिया और मूल बीजेपी के द्वंद्व में उलझी हुई है। अब इस उलझन से सुलझन ही भाजपा के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। ग्वालियर से INS 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म के लोगों से आह्वान किया कि सनातन को बचाने के लिए हिंदुओं को अब ज्यादा संतानें पैदा करना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे देश में भेष बदल कर रह रहे रोहिंग्या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती, ये गारंटी है। उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष के लोग हिंदू संतानों का मतांतरण कर ले जा रहे हैं और हिंदू कम संतान पैदा कर रहे हैं। कुछ संतान ही पैदा नहीं कर रहे हैं, वो तो अनाथालय से बच्चे लेकर परिजन होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, जिसका मैं विरोध करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि खुद की संतानें 2 हों तो अच्छी हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मदरसों को लेकर भी कहा कि अवैध कुछ भी सही नहीं है। अवैध मदरसों की जमीन को खाली कराकर लोगों के विकास में लगाना होगा। में जब अधर्म बढ़ता है, देशद्रोह बढ़ता है, तो उसके कई कारण होते हैं। हमारे देश में रोहिंग्या आए, उनकी संतानें विभिन्न रूपों में आई, कई प्रकार के वेश बदल करके वो रह रहे हैं और यहाँ आतंकवादी गतिविधियां, चोरी, बदमाशी, गैर कानूनी जितनी गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं।
वो कभी उनकी संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती, ये गारंटी है। बांग्लादेशियों की संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती, ये गारंटी है। अब इनकी संतानों को बढ़ाने के लिए तो कोई नहीं कह सकता। सनातन की संतानें, सनातनी हिंदुओं की संतानों को मुस्लिम बरगलाकर मतांतरण करवाकर ले जा रहे हैं। हिंदू कम संतान पैदा कर रहा है, एक संतान पैदा कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, वो वहां से लेता है अनाथाश्रमों से लेकर के और अपने को माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। मैं इसका विरोध करती हूँ। भोपाल से बड़ी खबर, एचयूटी मॉड्यूल के सब एनआईए के पास एटीएस ने किया हैंडओवर। अब एनआईए खंगालेगा इंटरनेशनल कनेक्शन। 9 मई को एटीएस ने की थी गिरफ्तारी और भोपाल और हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई थी। इधर मध्य प्रदेश में आहते बंद होने के बावजूद ढाबों और रेस्टोरेंट में शराब परोसी जा रही है। वहीं ग्वालियर आबकारी विभाग टीम ने सूचना के बाद हाईवे स्थित ढाबों, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और होटल पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां लोग अवैध रूप से शराब पीते और पिलाते हुए मिले हैं। आबकारी टीम को इन जगहों से बियर और देशी विदेशी शराब के क्वार्टर और बोतल भी मिली है। साथ ही 8 संचालक और करीब 7 शराब पीने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही ढाबा संचालकों को वार्निंग भी दी गई है कि अगर वो अपने ढाबों पर फिर से शराब पीते या फिर पिलाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पॉलिसी में जो आते समाप्त कर दिए गए तो वो 1 महीने हमने अप्रैल के महीने पूरे उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो उसके स्थानापन्न के रूप में जो नए कुछ पॉइंट्स डेवलप हो रहे थे हाईवे पर, ढाबों पे, तो वो हम लोगों ने उसको कल समाप्त किया है। 15 जगह केस बनाए हमको। इधर मध्य प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी और लू से लोग क्या, जानवरों के हाल भी बेहाल हैं। वहीं छतरपुर जबलपुर आई हथनी चंचल बीमार हो गई है, जिसका इलाज स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ के डॉक्टर कर रहे हैं। डॉक्टरों ने तेज गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन और यूरिन इन्फेक्शन होने की बात कही है। फिलहाल चंचल की फ्लूइड थेरेपी की जा रही है। थोड़ा दिक्कत समझ में आई हमको, दिक्कत समझ में आई तो हमने फिर डॉक्टर अपने पहचान के हैं अमोल सर, उनको फ़ोन किया हमने कि सर जी ऐसा दिक्कत हो रहा थी कि बोले कि जबलपुर लाओ इसको, यहीं वेटनरी में अपन एडमिट करा देंगे, यहीं पर अच्छा इलाज हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, तो एडमिट कराया तो अभी इलाज चल रहा है 10 दिन से, तो उसको आराम है। क्या बीमारी बताई डॉक्टर? इन्फेक्शन बताया इसको। हाथी लेके आए थे, उनको किसी ने बताया होगा कि यहाँ वेटनरी कॉलेज में वाइल्ड लाइफ सेंटर है, वहाँ पे उसका इलाज हो सकता है। तो वो लेके आया था, तो उसको हमारे जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स हैं उन डॉक्टर्स ने देखा और उसमें कंप्लेंट थी कि यूरिन में ब्लड आ रहा था। तो उसको फिर चेकअप किया, पूरी जांच करी, तो उसमें मेन तो जो लग रहा है वो है या तो कोई इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट का, या फिर गर्मी के कारण भी हो सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है इस समय। तो इसलिए उसको फ्लूइड थेरेपी दी है पहले, उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक है, कुछ एंटीफ्लैजिलेट है, और अभी शायद 4था या 5वां दिन है, तो उसकी तबीयत में सुधार है। वो इलाज हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। अनूपपुर जिले के एक छोटे से कस्बे के छात्र अमन कुमार पनिका ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए हैं। प्रदेश में अमन ने 4था स्थान प्राप्त कर अपने कस्बे अमलाई का नाम रोशन किया है। अमन हाई सेकेंडरी स्कूल अमलाई कॉलोनी के एक छात्र हैं और उनके पिता सुनील पनिका दिल्ली के एक निजी कंपनी में सुरक्षा कर्मी के पद पर पदस्थ हैं, जिससे बमुश्किल ही परिवार का भरण पोषण हो पाता है। वहीं मां विमला पनिका गृहिणी होने के साथ ही अपना बचा हुआ पूरा समय छात्र अमन की परवरिश और पढ़ाई में लगाती हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अमन का प्रदेश में 4थी रैंक लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कुमार पनिका, मैं कक्षा 12वीं साल गणित संकाय का छात्र रहा। इस वर्ष वार्षिक पेपर में मुझे एमपी बोर्ड में मध्य प्रदेश में 4था रैंक प्राप्त हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय स्कूल के शिक्षकों और माता पिता ने साथ दिया, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। ये
इसके पीछे पढ़ने का मेरा सेल्फ स्टडी का क्राइटेरिया लगभग 6 से 7 घंटा पर डे का रहा और सोशल मीडिया कम से कम यूज करना रहा। सिर्फ लेक्चर अगर क्लास देखना हो सिर्फ मोबाइल का यूज रहा, सोशल मीडिया बहुत कम। और वहाँ की मम्मी पापा ने बहुत साथ दिया। जी मैं अकेले रह के बच्चों को पढ़ा रही हूँ सरकारी स्कूल में, क्योंकि पापा बाहर रहते हैं। बहुत संघर्ष झेलने के बाद बच्चों ने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। चलिए अब बात विकास की गढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग के कामकाजों के सरलीकरण करने की दिशा में फोकस किया। आज राजस्व विभाग में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही आवेदन प्रक्रिया से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है और निर्धारित समय अवधि में काम भी हो रहा है। लोग इसका लाभ घर बैठे ही उठा रहे हैं और कार्यालयों में भटकने से मुक्ति मिली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग में हुए आधुनिकीकरण के माध्यम से ऑनलाइन वेब पोर्टल में लोगों को बड़ी सहूलियत मिलने लगी है। पहले राजस्व विभाग में काम करना मतलब महीनों का समय लगता था। अब नामांतरण, डायवर्जन, जाति, निवास आदि के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्थाओं से गुजरना आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आम जनता के सुविधा के लिए ई नामांतरण पोर्टल चालू किया गया है, जिसमें ई नामांतरण में जो रजिस्ट्री होते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, उसमें सीजी सीरीज के माध्यम से रजिस्ट्री आती है जो संबंधित पटवारी के आईडी में जाता है, तहसीलदार के आईडी में भी जाता है। और सिटीजन सीरीज में व्यक्ति स्वयं भी आवेदन कर सकता है और जो सीधा पटवारी के आईडी में और तहसीलदार के आईडी में जाता है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी नामांतरण के लिए एमडी सीरीज में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ई पोर्टल के माध्यम से नामांतरण होने के कारण से आम जनता को पटवारी अथवा तहसीलदार के चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। आसानी से व्यक्तियों का नामांतरण या बंटवारा का जो कार्य है समय पर हो जाता है। इस संबंध में लाभार्थियों ने बताया है कि राजस्व विभाग में आधुनिकीकरण और सरलीकरण होने से हितग्राहियों को बड़ी राहत मिल रही है। इसमें केस स्टेटस पक्षकार कभी भी ब्यौरा खोलकर देख सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत काम होने से लोगों के लिए ये व्यवस्था काफी सुविधाजनक है। नामांतरण के लिए आवेदन दी थी, जमीन के मम्मी के नाम का था, तो उसको आवेदन आप पटवारी कार्यालय में जाएंगे तो वो लोग तुरंत अपलोड करते हैं ऑनलाइन। और आवेदन को जो अपलोड किए रहते हैं वो तहसील ऑफिस देंगे, तो तहसील ऑफिस आएंगे तो सर जो रहते हैं तुरंत कर देते हैं। सर से मैं 3-4 बार ऑनलाइन का जो नामांतरण था वो करवाई, तो मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा। आई और तुरंत बताई, तो वो आईडी को अपना खोले तो उसमें आया तो तुरंत हो जाता। मतलब पहले जैसे घूमते थे ना वैसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया में ऐसा है कि लोग जमा करते हैं, उसके बाद आसानी से हो जाता है। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं जाता है। शासन की जो योजना है ऑनलाइन के अंतर्गत समय सीमा के अंतर्गत पूरा हो जाता है, चाहे फौती हो या बंटवारा हो या किसी प्रकार का कोई भी है ना लाइनी प्रक्रिया कार्य हो जाता है। राजस्व विभाग का आधुनिकीकरण नागरिकों के लिए सुविधा की दृष्टि से होने वाला बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें विभाग का मैनुअल कार्यभार कम होता है और आम लोगों को घर बैठे इसका लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।